भारत माता की जय। भारत माता की जय। हम सबका भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर्व समाज का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज पंचकुला के इस जाट भवन के सभागार में सर्व समाज द्वारा आयोजित इस भाईचारा सम्मेलन के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे इस जाट भवन के संरक्षक और जिन्होंने पूरा जीवन इन संस्थाओं को दिया है, पूर्व डीजीपी आदरणीय श्री महेंद्र सिंह मलिक जी, और जिनके साथ संगठन में मैंने लंबे समय उनसे संगठन सीख करके और विधायिका में विधानसभा अध्यक्ष के नाते उनके अधीनस्थ विधायिका का कार्य किया और पंचकुला के विकास पुरुष और पूर्व में चंडीगढ़ के मेयर भी रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान ज्ञानचंद गुप्ता जी, जाट सभा पंचकुला और चंडीगढ़ के सम्माननीय सचिव और हमारे बहुत ही आदरणीय श्रीमान बीएस गिल साहब, गुर्जर स्वाभिमान एकता मंच के सम्माननीय अध्यक्ष भाई बलविंदर चौधरी जी, मंच का संचालन कर रहे मेरे मित्र भाई भाग सिंह दंदवा जी, और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता जो बड़े शांत स्वभाव से अपना संगठन का काम मजबूती से करते रहते हैं, आदरणीय दीपक शर्मा जी, बहन परमजीत कौर जी, आईटीबीपी के वर्तमान में चंडीगढ़ में जो डीआईजी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं आदरणीय श्रीमान विजय देशवाल जी, पूर्व में जिन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाया आईजी साहब रहे आदरणीय हमारे बड़े भाई आदरणीय श्रीमान ईश्वर सिंह दोहन जी, मित्र हमारे संजय आहूजा जी, और मंच पर विराजमान ब्राह्मण सभा के पूर्व प्रधान आदरणीय एमपी शर्मा जी, भाई देशराज जी, मेरे मित्र भाई हरिंद्र मलिक जी, अंबाला से जिला पार्षद भाई गुरचरण जी, मोहन गणेशपुर जी, जसवीर संधू जी, प्रमोद वत्स जी, और सभागार में उपस्थित सभी बहुत ही सम्माननीय आदरणीय मेरे समाज के विभिन्न आयामों में समाज को दिशा देने वाले सभी भद्र पुरुषों, देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, पत्रकार, छायाकार मित्रों और विकास सातरोड़िया हमारे कलाकार साथी, सबसे पहले तो मैं इस भाईचारा सम्मेलन का आयोजन करने के लिए सर्व समाज के सब कार्यकर्ताओं का और जाट भवन के समस्त पदाधिकारी टीम और टोली का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को संभव किया और सफल बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसका आज का दिन, इसका अपना बड़ा महत्व है। आज से 27 साल पहले कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तान के सेना जो कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर चुकी थी, आज के दिन भारत ने फतेह हासिल करते हुए पाकिस्तान का सरेंडर मुकम्मल तौर पर 26 जुलाई 1999 को प्राप्त करके पाकिस्तान के सेनाओं को वापसी का रास्ता दिया, और इसको कारगिल विजय दिवस के तौर पर हम मनाते हैं। और मैं एक पूर्व सैनिक होने के नाते ही इस कारगिल के विजय दिवस के महत्व को नहीं समझता, बल्कि 27 वर्ष पहले जो कुछ साथी मेरे साथ थे उनको शायद स्मरण होगा कि 1999 के उस युद्ध में देश के लिए काम आने वाले समस्त शहीदों के परिवारों में मेरे पूज्य पिताजी चौधरी मित्र सेन आर्य जी ने आदेश दिया था
कि सरकार का सहयोग जब पहुंचे, लेकिन अपने संस्थान की तरफ से 1 लाख रुपया प्रत्येक शहीद के घर पर पहले पहुंचाने का काम की जिम्मेदारी मुझे दी। हमारी आंखों में आंसू थे, हमारे दिल में उन शहीदों के प्रति ऋण का भाव था और उनकी शहादत को नमन करने का हर वर्ष यह अवसर हमें मिलता है। और मैं आज इस भाईचारा सम्मेलन से ज्यादा सार्थक आज के दिन और कार्यक्रम क्या हो सकता था कि उन शहीदों का लहू उन बर्फीली चोटियों में जब बहा था, तो उस वक्त न तो उन्होंने केवल एक जाति के लिए या अपनी जाति अपने परिवार के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया था, न उन दुर्गम पहाड़ियों पर वो एक जाति की रक्षा के लिए वहां पर गए थे, न अपने गांव अपने जिले की रक्षा के लिए वहां पर गए थे। वो भी किसी माँ के बेटे थे, वो भी किसी बहन के भाई थे, किसी पत्नी का सुहाग थे, किसी बच्चों के माँ बाप थे। और उन्होंने जिस प्रकार से देश के लिए सब कुछ कुर्बान किया, किस प्रकार के देश के लिए किया, कैसे देश के लिए किया, ये आज हमारे लिए सोचने का विषय है कि 27 वर्ष बाद हम किस प्रकार का उन शहीदों के सपनों का भारत बनाने में लगे हैं। और ये केवल कारगिल के शहीद की आत्मा हमसे पूछ नहीं रही है, ये भारत के सेना के तमाम वो शहीद जो सीमाओं पर भारत की रक्षा करते हुए जिन्होंने शहादत दी, या भारत के वो तमाम स्वतंत्र वीर, वह आजादी के दीवाने जो हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम गए, वो लोग भी हमारी तरफ उनकी आत्माएं आज कहीं ना कहीं हमसे पूछती तो होंगी, जवाब तो उम्मीद करती होंगी कि हमने जिस भारत के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, बलिदान किया, क्या उस भारत के लोग आज भी आपस में जातियों में बटे हैं, जाति पाति की बात करते हैं? आज भी भारत टुकड़ों टुकड़ों में बटने के लिए फिर से तैयार बैठा है? क्या आज भी भारत के अंदर इस प्रकार के मानस के लोग हैं कि जो 1000 साल पहले देश गुलाम हुआ था कि उसकी भूमिका को तैयार करने के लिए रोज कुछ न कुछ वह आग के अंदर घी और तेल डालने का काम करते हैं? मैं कोई राजनीतिक संदेश देने के लिए नहीं आया। हरियाणा भर के अंदर ये 11वां कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को जब मैंने बहुत इस बात की पीड़ा को महसूस किया कि समाज किस दिशा में जा रहा है, हमें उस परिवार में जन्म लेने का सौभाग्य मिला जहां पर घर के अंदर जाति पाति की चर्चा करना भी मुनासिब नहीं समझा जाता था। वैदिक धर्म के सिद्धांतों को लेकर के सर्वपंथ संभाव मनुर्भव कर्णवंतो विश्वम आर्यम, इसी भाव को लेकर के केवल समस्त मानवता ही एक नहीं बल्कि समस्त जीव जो है वह सब आत्मीय स्वजन है। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में आने का एक लाभ तो मलिक साहब ये हुआ कि समाज की कड़वी सच्चाइयों को देखने का नजदीक से मौका मिला, क्योंकि राजनीति में जो समाज का रूप है वो अपने विभत्सतम रूप में आ जाता है, अपने सबसे खराब विद्रूप चेहरा उजागर कर देता है। और वो चेहरा देखने का मुझे अवसर मिला, इसलिए मुझे मेरी आत्मा ने कहीं ना कहीं कहा कि अगर हम भी चुप रह गए और हमने भी नहीं बोला तो हम समाज में अपने आप को नेतृत्व करने का संकल्प लेकर के समाज और जनता के बीच में जाने की बात जब करते हैं और अगर इतनी ईमानदारी नहीं रखेंगे तो हम अपना ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने का काम नहीं कर रहे। हमें नेतृत्व करने का अधिकार नहीं, हमें नेतृत्व को क्लेम करने का भी अधिकार नहीं। तो इसमें किसी को टारगेट करके कहने का विषय नहीं है, विषय हर उस व्यक्ति के आत्मा को झकझोर देने का है कि जिसने एक पल के लिए भी अपनी कमजोरी में, जिसने जातियों का सहारा लेकर के किसी भी काम को किया हो, चाहे वो राजनीति में वोट लेने का काम हो, चाहे किसी पद पर बैठ करके अपनी कलम को चलाने का काम हो, जिसने भी कोई निर्णय की भूमिका में आया, निर्णय की भूमिका में आकर के और जब निर्णय किया तो योग्यता, देश, समाज और मानवता
देश के शहीदों के सपने, उनकी अपेक्षा, उनकी उम्मीदें, उसको छोड़ करके जिसने जाति के आधार पर कलम को इधर उधर किया, वह सब मेरी नजरों में दोषी है और उनकी आत्माओं को आज छेड़ने के लिए आए। समाज की सृजन शक्ति को, सात्विक शक्ति को संग्रहित करना है। समाज की सृजन शक्ति, सात्विक शक्ति, वह हमेशा दुर्जन शक्ति से संख्या में ज्यादा रही है, लेकिन वो सुषुप्त अवस्था में रहती है, वो सोती रहती है। समाज की सृजन शक्ति को जगाना पड़ता है और उसको महर्षि चाणक्य ने कहा था कि किसी भी राष्ट्र का और समाज का नुकसान उस राष्ट्र और समाज की दुर्जन शक्ति के गलत काम नहीं उतना करते हैं, उनकी सक्रियता उतना नुकसान नहीं करती है जितना नुकसान समाज की सज्जन शक्ति का, सात्विक शक्ति की निष्क्रियता जितना नुकसान करती है। उस नाते से मेरा आह्वान है कि हम सभी से कि अपने अपने स्थान पर हम इस बात को महसूस करें। और हर कोई व्यक्ति किसी न किसी परिवार में पैदा हुआ है, परिवार की पहचान है, परिवार की पहचान जन्म से कोई ना कोई उसको पहचान मिली है। मेरे परिवार से मुझे भी एक समाज की पहचान मिली है, हम सबको मिली है। और उस पहचान पर अभी वाल्मीकि समाज के सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। महर्षि वाल्मीकि जो पूरी रामायण के प्रणेता, हमारे सबसे बड़े इष्ट देव के एक प्रकार से रचयिता, महर्षि वाल्मीकि को मानने वाले वाल्मीकि समाज के लोगों को भी उतना ही गर्व है जितना कि मुझे अपने समाज में जन्म लेने का गर्व है। प्रत्येक को है, होना भी चाहिए, क्योंकि वो गर्व की अनुभूति ही हमें कुछ आगे बढ़ करके कुछ करने की प्रेरणा देती है। लेकिन गर्व और अहंकार में अंतर आ जाता है। अहंकार दूसरे को छोटा करने लग जाता है, गर्व अपनी लाइन को बड़ा करने के लिए प्रेरणा देता है, लेकिन अहंकार दूसरे की लाइन को छोटा करने की दिशा में लेकर के जाता है। इसके अंतर को समझते हुए हमें समाज में व्यवहार, तो कुछ बातें मैं अपने समाज के लिए भी करता हूं, अपने घर के लिए भी करता हूं। आदमी मलिक साहब ने बताया कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। उन्होंने जाट समाज के अतीत के अंदर जो नेतृत्व की कुछ ऐतिहासिक भूलों का उन्होंने संकेत करके कि महाराजा सूरजमल के और राजा जवाहर सिंह जी जब लाल किले के दरवाजे उखाड़ करके और वापिस भरतपुर ले गए, लेकिन राज सिंहासन पर वह आसीन नहीं हुए। मैं कुछ एक समाज के राज सिंहासन पर आसीन होने के कोई प्रेरणा देने के उद्देश्य से नहीं हुए, लेकिन समाज को अपने कुछ चीजों को समझना है। चौधरी चरण सिंह जी इंदिरा गांधी जी के साथ कि उन्होंने केवल मात्र बुलाया था बात करने के लिए। इसमें मैं एक उदाहरण, दीप कमल जी और सौम्य आर्य जी बड़े विद्वान दोनों महापुरुष बैठे हैं, मैं एक उदाहरण जो है इसके रिवर्स में देना चाहता हूं। महाराजा सूरजमल को यूलिसिस ऑफ द ईस्ट कहा गया था। जो विश्व के इतिहासकारों ने उन्होंने उनकी संज्ञा दी थी एक ऐसा ग्रीक राजा से कि जो वो सबको जोड़ करके चलते थे। वो किसान थे, खेत में हल चलाते थे और खेत में हल चलाते चलाते लोगों को जोड़ जोड़ करके सेना एकत्र करते थे और उस सेना एकत्र करते करते साम्राज्य की स्थापना की। राजा जनक के बाद धरती के ऊपर कोई किसान पुत्र खेती और किसानी भी करता रहा और राजपाट भी चलाता रहा तो वो केवल महाराजा सूरजमल रहे थे। और महाराजा सूरजमल की विशेषता ये नहीं थी कि वो एक समाज के लोगों को लेकर के लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हो जाते थे। उनकी विशेषता और गुण ये था कि वो लोगों को जोड़ते थे, समस्त किसान बिरादरियों को साथ लेकर के चलते थे और सबको साथ लेकर के आगे बढ़े थे। राजा महेंद्र प्रताप जो मुर्शिदाबाद स्टेट के राजा हुए, पहला जो लीग ऑफ द नेशंस और उससे पहले भी जो प्रीकर्सर उसका था, उन्होंने फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एग्जाइल अफगानिस्तान में बना करके, और कितने पढ़े लिखे थे, हिंदुस्तान का सबसे पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज उन्होंने दिया था, मथुरा के अंदर बनाया था। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की पूरी जमीन राजा महेंद्र प्रताप ने दान दी थी, इसलिए ताकि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो।
चौधरी देवीलाल की राजनीतिक ऊंचाई कब आई थी? चौधरी देवीलाल की राजनीतिक ऊंचाई तब आई थी जब उन्होंने हरियाणा प्रदेश के सभी समाजों के प्रमुख लोगों को, ज्ञानचंद जी भाऊ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं 1994-95 में भाऊ मूलचंद जैन जी के घर गया। भाऊ मूलचंद जैन जी ने मुझे कहानी बताई कि चौधरी देवीलाल जी ने न्याय यात्रा शुरू करने से पहले, न्याय युद्ध शुरू करने से पहले इस बात को समझ लिया था कि एक बिरादरी से गांव का सरपंच नहीं बन सकता, मैं हरियाणा में कैसे सरकार बनाऊंगा। तो भाऊ मूलचंद जैन ने बताया कि एक एक आदमी की, हमारे सिरसा के इलाके में मलिक साहब वो ठोडी के हाथ लगा देते हैं तो उसको मनाने का एक परंपरा मानी जाती है। उन्होंने पूरे हरियाणा में घूम घूम करके आदमी नहीं देखा, कोई बड़ा छोटा नहीं देखा, उन्होंने मना करके, और मुझे एक अहिरवाल के एक बड़े नेता हैं, वो उनसे मिलने से मना कर गए। वो उनकी घर में उनकी पत्नी को जाकर के राखी बंधवा करके और उसका मान कराए। बोला भाई कह देना मैं बटेऊ मान करके जा रहा हूं राव साहब को। ऐसे जाकर के उन्होंने जोड़ा। अब इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर है तो एक तरफ तो इतिहास है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री रही, और स्वयं चौधरी चरण सिंह का जीवन भी संवित सरकारें जब बनाई, जब उन्होंने मिलजुल करके बनाई थी, उस वक्त जनसंघ के सहयोग से पहली संवित सरकार चौधरी चरण सिंह के मुख्यमंत्री बने थे। तो जब जब अहम को छोड़ करके और व्यावहारिकता के धरातल पर समाज के हित का ध्यान करके और देश का हित का ध्यान करके जब जब निर्णय किया, तब तब वो सत्ता के अंदर शीर्ष पर पहुंचने का मौका मिला। और जब जब अहम के कारण से, सब स्वर्गवासी आत्माएं हैं, महापुरुष हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, लेकिन जब जब अहम में उन्होंने दरवाजे बंद किए, रास्ते बंद किए, और ये इस तरह की बातें, कोई क्योंकि स्वर्गवासी महापुरुषों के बारे में कुछ बातें नहीं कही जाए तो अच्छी होती है, लेकिन हमें समझना जरूर होता है कि जब जब हमने अपने से लोगों को दूर किया, तब तब लोगों ने आपको अपने से दूर किया। कुछ भाई कहते हैं, नाराज होते हैं, मुझसे भी नाराज होते हैं कि भाई जो है ये क्या कर दिया, हमारे खिलाफ सारा माहौल बना दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। कहता हूँ मैं चलो, जिसने बनाया, जिनको सूट करेगा राजनीति के अंदर वो कुछ भी करें, लेकिन ये देखो अपने अंदर कि हमें अपने अंदर भी तो देखना है कि ताली दोनों हाथों से तो नहीं बजी होगी। हो सकता है कि उस ताली बजाने में कुछ हाथ हमने भी आगे बढ़ाया होगा, उसमें कुछ ना कुछ भूमिका रही होगी, हमने भी किसी न किसी को अपने से दूर किया होगा, हमने भी कहीं ना कहीं भरोसा तोड़ा होगा, हमने कहीं ना कहीं विश्वास अर्जन करने में कोई ना कोई कमी रखी होगी। मुझे पता नहीं चलेगा, मेरे अंदर 100 कमियां होंगी, मैं रोज शीशा देखता हूं लेकिन अपनी कमी कभी नहीं देखता हूं। ये मनुष्य का स्वभाव है। और आज राजनीति में पद में आ जाए तो कमी बताने वाले भी कम होते हैं। तो इसलिए ये आत्मनिरीक्षण समाज के नाते भी हमको करना है। मैं कुछ बातें सोच के आया था कि मैं कौन सी नई बातें ऐसी हैं जो मेरी, बहुत सारी बातें तो जो है आज के दिन YouTube के माध्यम से आती रही हैं, लेकिन मैं एक बात महसूस करता हूं कि जो हमारे समाज की नई पीढ़ी है, जो जेन जी है, वो जेन जी अब इन सब बातों से बहुत आगे जाती है, बहुत आगे जा रही है, बहुत आगे जा चुकी है। हमें समय के साथ उनके साथ चलना पड़ेगा। हम उनसे बहुत लंबा गैप करके नहीं चल सकते, चलना भी नहीं चाहिए, उचित भी नहीं है, नहीं तो हम अप्रासंगिक हो जाएंगे। हमें उनकी भावनाओं के साथ, उम्मीदों के साथ, अपेक्षाओं के साथ, आकांक्षाओं के साथ, सपनों के साथ जोड़ करके, मेरे पिताजी बड़ी अच्छी एक बात कहा करते थे, वो कहा करते थे, जीवन में एक बात का याद रखना पन्नू साहब, उनकी बात बड़ी विशेष होती थी कि जब जीवन में इस दौर में ऐसी स्टेज पर आ जाओ कि तुम अतीत की बातें ज्यादा करने लगो, तो समझ लेना कि तुम अब अप्रासंगिक हो गए हो, तुम इररेलेवेंट हो गए हो, तुम्हारी अगली पीढ़ी अतीत की तुम्हारी किसी बात में कोई रुचि नहीं रखती है, तुम उनके भविष्य के सपनों के साथ जोड़ करके कुछ बातें कर सकते हो, तब तक तुम रेलिवेंट रहोगे। उनका जीवन है, वो संसार के अंदर आए हैं, उनको पूरे जीवन को जीना, हमें नए सपनों को जोड़ करके, मोदी जी ने 2047 में
एक विकसित भारत का लक्ष्य लेकर के हमेशा आगे की सोचते हैं। इसलिए विश्व में कामयाब एक सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर के तौर पर डेमोक्रेसी के अंदर वो कामयाब हुए हैं, क्योंकि वो भविष्योन्मुखी, भविष्य की तरफ देखने वाले नेता हैं। तो हमको भी भविष्य की तरफ देखने की आवश्यकता है कि हमारी जेन जी क्या उम्मीद कर रही है, वो क्या चाहती है। अब हम गांव से चल करके शहरों में आके बसे हैं। ये पंचकुला के अंदर मैं उस प्रकार का संबोधन नहीं कर सकता जो अन्य किसी जिले के अंदर। ये सारी की सारी जो यहाँ पर लीडरशिप बैठी है, समाज की ये क्रीम बैठी है, ये पढ़े लिखे अनुभवी रिटायर्ड अधिकारी बैठे हैं, यहाँ पर बहुत बड़े सफल उद्यमी और व्यापारी समूह के लोग यहाँ पर बैठे हैं, और समाज हरियाणा प्रदेश आपकी तरफ देखता है। आपकी एक बात, एक आवाज, एक लाइन पूरे हरियाणा के अंदर आपके जो इतना अपना संबंध समूह है उसको प्रेरणा देने का काम करती है। इसलिए जो आपकी तरफ वो देखते हैं, पंचकुला के जीवन शैली की तरफ वो देखते हैं। मैं कह रहा था हम गांव से चल करके आए। एक जो पीढ़ी ने जो पलायन अनुभव किया है उसने एक बहुत बड़ा एक गैप महसूस किया है। गांव में रह करके समाज जीवन की परंपराएं हम उनको निभाते हैं। गांव में रहते हैं तो हम तीज त्योहार मिलकर के मनाते हैं, हम तीज के झूले झूलते हैं, संक्रांत भी मनाते हैं, हम कार्तिक भी नहाते हैं, हम जो है सारे अपने होली दिवाली उससे जुड़े त्योहार, गोवर्धन पूजा, ये सारे गांव में करते हैं, हम बैसूड़े भी बनाते हैं। लेकिन गांव से जब शहर में आ जाते हैं तो वो गांव की जो भाईचारे का जो व्यवहार है वो शहर में वो सब इंस्टीट्यूशंस नहीं है, वो संस्थाएं नहीं है, तो हमारा वो सामान्य तौर पर वो व्यवहार नहीं बचता। गांव से कट गए, शहर में नया बना नहीं, शहर के इंस्टीट्यूशंस के साथ अपने आप को जोड़ा नहीं। शहरों के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इसी पंचकुला के अंदर देखो कितनी गौशालाएं हैं, यहाँ पर मंदिर हैं, कितने सामाजिक उत्सव, कितने सामाजिक कार्यक्रम। मुझे बड़ा आनंद आता है कि दक्षिण से चल करके तिरुपति के मंदिर की स्थापना हमारे पंचकुला में है। यहाँ पर जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ की यात्रा यहाँ निकलती है। यहाँ पर हम गणपति उत्सव भी मनाते हैं, लेकिन उससे हम ग्रामीण समाज से आए हुए लोग अपने आप को कितना जोड़ते हैं, अपने आप को कितना कनेक्ट कर पाते हैं। हम डिसकनेक्टेड यहाँ भी महसूस करते हैं, हम डिसकनेक्टेड गांव से भी महसूस करते हैं। ये एक सोशियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज के अंदर एक बहुत बड़ी गहरी विडंबना ये मानी जाती है कि आदमी जब अपरूट हो जाता, अपनी जड़ों से उखड़ जाता है, और जब तक नई जगह की जड़ों के साथ अपने आप को जोड़ता नहीं है तो वो बहुत बड़े त्रिशंकु जैसी स्थिति के अंदर रहता है, बहुत बड़े हल्केपन में उसको आने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मैं समझता हूं, लेकिन फिर भी प्रयास पूर्वक इस पीढ़ी ने हम सबको एक दूसरे के सरोकारों से जोड़ना। अपना इतना आदरणीय मलिक साहब को मैंने जब मैं नौजवान था तब से मैंने देखा, हम कॉलेज में थे तब से आपको एक आइडियल ऑफिसर के तौर पर हम देखा करते थे, एक जो स्मार्ट ऑफिसर। आप जैसे लोगों की प्रेरणा से हम यूपीएससी के अंदर एग्जाम देने के लिए निकले थे, और हमने आपके इस योगदान को देखा है। जब चंडीगढ़ भी आपने वो भवन बनाया, ये भवन भी आपने बनाया, अब जम्मू के अंदर भी आपने जो भवन का निर्माण किया, आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब हमारी भूमिका है इस भवन के माध्यम से हम कोई ना कोई अपना ऐसा व्यवहार कि हर अमावस को, हर पूर्णमासी को हम कोई खीर का भंडारा कर लें आपस में। अपने अपने हमको छोड़ना पड़ेगा। हर तीज त्योहार हम मनाएं, जो पींग लगा लें, झूले लगा लें, उत्सव मनाएं। अपनी जो गांव की सामाजिक, जो हमारी ग्रामीण पृष्ठभूमि की कलाओं को हम अवसर दें। हम अपने कैलेंडर में इस प्रकार की चीजें ऐड करें जिससे हमारा जो बच्चे हैं और समाज, जो शहरी समाज है, वो भी हमारे आयोजनों के साथ, कार्यक्रमों के साथ, तीज त्योहारों के साथ हमारे साथ जुड़े, और जुड़ करके हम एक हों। और क्यों हों? उन शहीदों की आत्माओं को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्होंने देश के लिए अपना खून बहाया। साथियों, आपने एक सोनम वांगचुक का नाम तो अभी सुना है। एक सोनम वांगचुक सर मेरे सीनियर थे 1987 में आर्मी के अंदर, और पीछे 2-3 साल पहले मैं लद्दाख में उनसे जाकर मिला था। अभी कुछ महीनों पहले उनकी डेथ हो गई।
कर्नल सोनम वांगचुक महावीर चक्र थे सर, उनसे बहादुर शेर मतलब और बहुत रहे होंगे, लेकिन उनसे बहादुर शेर अफसर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। उनको महावीर चक्र दिया गया था, लद्दाख स्काउट्स के थे वो। और उन्होंने मुझे, जब मैं लद्दाख गया तो मुझे जाकर के पूरा दिखाया कि किस प्रकार से, कहाँ ऊपर से किस तरह की पहाड़ी पर वो चढ़ करके उन्होंने वो वापस उन पहाड़ियों पर कब्जा किया। जब उन्होंने कहा था एक ही रास्ता था, कुछ नहीं दिख रहा था, चांदनी रात में मुझे खून की लाल लकीर दिख रही थी, ऊपर से खून जो आ रहा था, मुझे पता था कि दुश्मन वहां पर है। उस खून की लाइन को पकड़ पकड़ के अपने आप को घसीट घसीट करके ऊपर पहुंचा करके उन्होंने उस फतेह को हासिल किया। वही चीजें हमें याद दिलाती हैं कि हम जब समाज में बैठते हैं कि हमें कभी बोध भी रहता है कि किस परिस्थिति के अंदर वो लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। तो इसीलिए हर कोई व्यक्ति इस बात पर विचार करे कि समाज में हमको समरस होना है। हमारे संस्थाएं, एक विषय दूसरा, में आपने एक जिक्र किया 1915 का जिक्र किया, मैं 1913 का जिक्र करता हूं। रोहतक के अंदर जाट शिक्षण संस्थाएं 1913 में बनी थी। उसके दिसंबर में चंदा इकट्ठा किया गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर से, और फिर 1914 में शुरू हुआ। समाज के सामान्य लोगों ने उसमें सहयोग दिया। कोई बड़ा धन्ना सेठ छाजूराम थे और एक चौधरी लाजपत राय थे, दो लोगों ने, जो इसको धन्ना सेठ कह सकते हो, बाकी समाज का सहयोग से बना था। बनाने वाले कौन थे? 1905 में जो डॉक्टर थे, MBBS MD डॉक्टर होते थे, MD तो थे नहीं, पता नहीं, 1905 में हिसार के CMO होते थे चौधरी डॉक्टर रामजीलाल जी, आपने उनकी किताब पढ़ी होगी। डॉक्टर रामजीलाल हुड्डा जी डायरी लिखा करते थे, उनकी डायरी का एक एक पेज जो है पढ़ने के लायक है। वो लोगों ने संस्थाएं बनाई। उस वक्त वैश्य शिक्षण संस्थाएं नहीं बनी थी, गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्था रोहतक में नहीं बनी थी, सैनी समाज की शिक्षण संस्था नहीं बनी थी, विश्वकर्मा समाज की शिक्षण संस्था नहीं बनी थी। उनकी प्रेरणा से वो शिक्षण संस्थाएं, क्योंकि वो हमारे महापुरुषों ने, पूर्वजों ने, और आपको तो सर याद होगा, डॉक्टर सान्याल जैसे प्रिंसिपल लेकर के जाट कॉलेज के अंदर आए थे। सारे प्रिंसिपल, कोई बंगाल से, कोई कहीं से, वो लेकर के आया करते थे कि बच्चों के जीवन को सुधार कर सकें। 1913 के बाद आज 2026 में 5 पीढ़ी जाली। अब सोचने की बात यह है कि इन 5 पीढ़ी में हमें एक उस संस्थान से कई यूनिवर्सिटी बना लेनी चाहिए थी कि नहीं बना लेनी चाहिए। हम कहां से कहां, हम पहुंचे कहां हैं। तो जहां समाज के लिए वो सब कुछ कर रहे थे, शिक्षा के लिए सब कुछ कर रहे थे, 125 साल में हम कहां लेकर के उस बकौती को हमने कहां ले जाना चाहिए था। उन संस्थाओं का निर्माण, जो समाज की संस्थाएं हैं, आज उन लोगों ने कैसे, किन हालातों में, एक एक रुपए का चंदे का डायरी में हिसाब लिखा हुआ है, किन हालातों में घूम घूम करके चंदा करके उन्होंने 125 साल पहले जो चीजें बनाई। आज तो चंदा करके विवाद के अलावा कुछ नहीं होता है। एक तो लठ बज रहा है रोहतक में, तो वो हम उसको भी नहीं संभाल पा रहे हैं। जो बनाई हुई हैं उनको भी नहीं संभाल पा रहे हैं। तो कहने का मेरा जो भाव था कि संस्थाओं को बचाना, संस्थाओं को निर्माण करना। जितने भी पढ़े लिखे सम्रांत और सब प्रमुख बुद्धिजीवी प्रबुद्ध लोग हैं, मेरी प्रार्थना है कि अकेले अकेले सांस तो दुनिया सब लेगी, अकेले अकेले सांस ले लेकर के अपनी सांस सब पूरे कर लेंगे। नाम उन्हीं का होगा जो समाज के लिए अपना जीवन देंगे, समाज के लिए अपना काम करेंगे। और ये वानप्रस्थ जीवन, मेरे जैसे लोग, आयु के लोग जो हैं, वानप्रस्थ आयु में आ गए। हमारा फर्ज बनता है, वानप्रस्थ का तात्पर्य जो है वो यही है कि जितना जीवन के अंदर अर्जित किया है उसको समाज को अर्पित करने का समय आ गया है। अपना जो अर्जन है उसको अब अर्पण करना है। संन्यास आश्रम जब आएगा, जब तर्पण का काम भी करेंगे, फिलहाल तो समाज को अर्पण करने का समय है। तो हम सब का कर्तव्य है, लेके कोई जो है कुछ जितना भी अपना है, अपने अपने घरों में बैठ करके कोई लाभ नहीं है। कृपया करके अपना समय समाज को दें और अगली पीढ़ियों को अपना समय जरूर दें, और समाज में समरसता के लिए दें, समाज में भाईचारे बनाने के लिए दें। भारत को आगे लेकर जाना है।
भारत में एक छोटा सा इकोनॉमी का स्टूडेंट भी हूँ। मेरी बड़ी जिम्मेदारी से मानना है सर, 25,000 टन सोना भारत के गांवों में, भारत के शहरों में, घरों में, ये अब मंदिरों का हिसाब नहीं मुझे मालूम, लेकिन 25,000 टन सोना वाला देश, हिंदुस्तान के 130-40 करोड़ लोगों में से लगभग, चाहे छोटा 50 गज 25 गज का मकान हो, हर आदमी का कोई ना कोई अपना मकान जहां पर हो। ये देश किसी भी सूरत में एक गरीब नहीं है, सिर्फ हमारी व्यवस्थाएं जो हमने बना दी हैं, उन व्यवस्थाओं को हमें तेजी से जिस प्रकार से सुधार के प्रयास हो रहे हैं, वो सुधार करने की जरूरत है। तो उसी में मेरा निवेदन है कि अपनी अपनी भूमिका हम सब उसमें कैसे निभा सकते हैं, इसमें कृपया करके मैं, जो हमारी खाप पंचायतें हैं उन्होंने एक भूमिका निभाई है। कल एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम महम में किया, उसमें काफी प्रबुद्ध लोग इकट्ठा हुए, 40 के करीब खाप पंचायतें हुई, और मैं कई बार उनसे नाराजगी में कुछ बातें कह भी देता हूँ, अधिकार है उनकी, मानता हूँ तो मेरी भी वो सुन लेते हैं। क्यों उन्होंने, मैंने ये कहा कि भाई हर लड़ाई में जरूरी नहीं होता कि हर लड़ाई को हम अपने सिर पर लेकर के चले। अपने अपने द आर्ट ऑफ वॉर में सुन त्सू ने कहा है कि यू हैव टू चूज योर बैटल्स एंड यू हैव टू चूज योर बैटल फील्ड्स। एवरी बैटल एंड एवरी बैटल फील्ड इज नॉट दी समथिंग टू फाइट फॉर और फाइट। तो आपको पानी की लड़ाई लड़नी है, जो खाप पंचायतें हैं, तो उनको सभी के लिए लड़नी चाहिए, वो चयन नहीं कर सकते हैं। लेकिन कल जो उन्होंने किया, बहुत बहुत अच्छा काम किया। वो काम अच्छा ये किया कि उन्होंने जो अभद्रता हमारे गानों के अंदर, जो अश्लीलता का वातावरण बन रहा है, जो पंजाब से चल करके हरियाणा में जिस प्रकार के जो भाषा और दो अन्य प्रांतों में भी हम देखने को सुनने को मिलती थी, वो हमारे यहाँ भी वो फैल रही थी। सभी खाप पंचायतों ने सभी प्रमुख गायकों को इकट्ठा करके, कलाकारों को इकट्ठा करके और कलाकारों से बुलवाया कि वो कभी भी आगे अनर्गल, अभद्र, अश्लील शब्दावली को, भाषा को अपने उसमें नहीं। बहुत बड़ी काम है ये इतना खतरनाक काम। ये काम करना चाहिए व्यवस्था को भी, ये काम करना चाहिए शासन प्रशासन को भी, क्योंकि शासन प्रशासन की जिम्मेदारी शिक्षा है, शिक्षा में संस्कार निहित है। अगर मेरे बच्चे के उसमें जो पैड है, उसको जो मोबाइल है, उसके अंदर उसकी असाइनमेंट मिलती है, उसके अंदर उसको असाइनमेंट जमा करानी पड़ती है, तो उसी आईपैड के अंदर उसी मेरे बच्चे को एक एक्सपोजर है जो गलत चीज का, जो नहीं होना चाहिए। तो एक व्यवस्था अगर उसको पढ़ा रही है आईपैड दे करके, उसी व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि सुनिश्चित करे कि उस आईपैड के अंदर कोई गलत चीज नहीं आएगी, तब जाकर के मेरे बच्चे को मैं वो आईपैड देने के लिए। जो शासन प्रशासन में बैठे लोगों को भविष्य का सोचना पड़ेगा, भविष्य की तरफ देखना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। अगर आज नई नौजवान पीढ़ी, कोई जरूरी नहीं है कि सब लोगों ने नीट के एग्जाम दिए हों, लेकिन प्रभावित सब होते हैं, जो नहीं दिए वो भी होते हैं। जिन्होंने आज यूपीएससी का, हमारे भाई डोल साहब खड़े थे थोड़ी देर पहले, एकांश जो है उसने अच्छी रैंक प्राप्त की। तो यूपीएससी मैंने 1994 में उसमें इन्वेस्ट हुआ, तो आज भी वो रिजल्ट हर साल में देखता हूं। अगर मेरे बच्चे ने नीट का एग्जाम दिया तो आज भी मैं नीट के एग्जाम के रिजल्ट को देखता हूं। हम सब उससे प्रभावित होते हैं। व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि उनको आश्वस्त और भरोसा देना होगा कि ये काम सुचारू रूप से चले। तो ये हम इस बात को लेकर के जी ये पीढ़ी कंफ्यूज्ड है, ये पीढ़ी जल्दी भड़क आ जाती है, क्यों? हम भूल गए मंडल के दौर को, कितने लोगों ने आत्मदाह कर लिया। हर पीढ़ी अपने अनुभव करती है, हर पीढ़ी के अंदर कोई ना कोई विषय उसको आक्रोशित कर सकता है, आंदोलित कर सकता है, उसके भविष्य को लेकर के उसको आशंकाएं आती हैं, तो उस पीढ़ी को चुनौतियां सामना करने के लिए पीढ़ी उठ खड़ी हो सकती है। लेकिन हम सबका ये जिम्मेदारी बनती है, जैसा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि भीड़ तंत्र कभी भी लोकतंत्र का पर्याय नहीं हो सकता है। मोबोक्रेसी कैन नॉट रिप्लेस डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है वो एक टाइम टेस्टेड वाइडर पार्टिसिपेशन का 65 करोड़ लोगों के वोट के द्वारा निर्णय किया हुआ एक व्यवस्था है 5 साल के लिए, जिसको बदलने में 2-4% का वोट इधर स्विंग हो जाता है, पूरी व्यवस्था बदल जाती है। लेकिन फिर भी किसी की भी भावनाएं हैं,
अच्छा लोकतंत्र वो है कि उन भावनाओं को, और मोदी जी ने बार बार साबित किया इस बारे में, मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाह रहा हूं, कि जो नेतृत्व झुकना जानता है वही बड़ा जो होता है वो बड़ा झुकने के कारण से होता है। बरगद जो होता है, बरगद बड़ा इसलिए है कि बरगद जो है झुकना जानता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमको रणछोड़ का संदेश भी दिया, तो के समय समय पर उन्होंने जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर कितने 35 करोड़ लोगों ने उनके मैसेज को 36 करोड़ लोगों ने देखा, उनको सराहना किया, उनको स्वीकार किया कि उन्होंने जन भावना, युवाओं की भावना को समझ करके और उसके साथ जोड़ करके, यही अच्छे नेतृत्व की पहचान है। और यही हम सबको कि समाज में इस चीज को हम देखें कि समय समय पर समाज के प्रति झुकना ही पड़ेगा, हम छोड़ करके अपने आत्मसम्मान को बचा करके, लेकिन व्याप्ति के आगे व्यक्ति को झुकना ही पड़ेगा, समष्टि के आगे व्यष्टि को समर्पण करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। यही प्रकृति का नियम है। मैं एक निवेदन कर रहा था संस्थाओं और खाप के हमारे जो संस्थाएं हैं उनको निवेदन कर रहा हूं कि आपने एक विषय कर ले लिया भाषा की अभद्रता का। अभी भी समाज में अपराध को लेकर के बड़ी चिंताएं हैं। हर शहर के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग दाएं बाएं इधर उधर से टेलीफोन के माध्यम से भय का माहौल पैदा करते हैं। तो मेरी खाप से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको, उसके परिवार में संदेश दूं कि भाई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उसके साथ कोई ना कोई राब्ता करना चाहिए। और ये खाप पंचायतें इसमें भूमिका निभा सकती हैं। इसको अधर में छोड़ना पुलिस के भरोसे और फिर हमारी जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे। इसी तरह से आज जब इतनी लड़ाई लड़ ली लोगों ने, वो पानी के लिए भी लड़ी, और दिल्ली में भी अब नौजवानों ने, उसके पीछे की मैं अनेक कारण नहीं जानना चाहता, उसमें एक लाइन ही कहूंगा कि ऐसे आंदोलनों को हमेशा उसके दूसरे पक्ष को भी जरूर देख लेना चाहिए कि इसके अंदर किस प्रकार के एलिमेंट्स। ये स्वाभाविक है, कोई मेरे से किसी को नाराजगी है और वो मेरे खिलाफ कुछ बात करने जा रहा है, तो चार और लोगों को मुझसे किसी और कारण से नाराजगी होती है, तो वो चार भी उसके साथ इकट्ठा होकर के उसमें अपनी आहुति डालने के लिए आ जाते हैं। तो वो ये तो इस्तेमाल होता है। लेकिन मेरा समाज से निवेदन है कि जो शासन प्रशासन में जो भ्रष्टाचार की जो परिस्थितियां हैं, इसको भी केवल पॉलिटिकल लीडरशिप पे न छोड़ें। जब हम बड़े बड़े लड़ाई लड़ सकते हैं, बड़े बड़े आंदोलन कर सकते हैं, एक कोई अफसर पता चल गया किसी तहसील में, किसी थाने में, किसी महकमे में, किसी जिले में गलत कर रहा है, जब आपकी इतनी ताकत है उजागर करो, सरकार का सहयोग दें, प्रशासन का सहयोग दें। तो ये देश को अगर आगे बढ़ाना है तो इस भ्रष्टाचार रूपी घुन को हमको समाप्त करना पड़ेगा, इसके ऊपर प्रचंड प्रहार करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार हमको बहुत कई तरीके से नुकसान कर रहा है। मैं अपनी कुछ बातें तय करके आया था, कुछ आपके साथ मैं साझा करूंगा, कुछ विषय मैंने रखे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इन बातों के ऊपर ध्यान देंगे। ये सिर्फ एक चिंतन मनन का प्रयास है और इस कार्यक्रम के माध्यम से अंतिम मेरा निवेदन ये है कि जो भी हम अनुभवी लोग हैं, मेरे बड़े भाई साहब बैठे हैं, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं, तो अब ये 60 के लगते नहीं पर हो चुके हैं, लेकिन अब हमारा रहता जीवन समाज के लिए क्या दे सकते हैं। बहुत क्वालिफाइड इंजीनियर रहे हैं। हमारी सोसाइटी में साइंटिफिक टेम्परामेंट, टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन और नई फ्यूचर की जो टेक्निक है, दुनिया स्पेस टेक्निक्स की बात कर रही है, एआई की बात कर रही है, ड्रोन की बात कर रही है, मशीन लर्निंग की बात कर रही है, और हम किन मुद्दों को लेकर के खड़े हैं। ये अब हमें पूरे मुद्दे बदलने पड़ेंगे कि हमें किस दिशा में किस चीज के लिए काम करना है।
हमें नई पीढ़ी को स्कूल में, कॉलेज में और समाज में प्रेरणा दे करके कि टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन के लिए कि नई तकनीक की तरफ सब ध्यान दें। दक्षिण के अंदर हमारे इसरो जैसे संस्थान बहुत कामयाब हुए और प्राइवेट संस्थान भी वहाँ आ रहे हैं। मोहाली के अंदर IISER जैसा एक अच्छा इंस्टीट्यूट यहाँ डेवलप हुआ। कितने ही बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूँ। एक बेटी मैंने पहले भी उसका उदाहरण दिया था सर, किला जफरगढ़ से एक बेटी मुझे 3 साल पहले मिली। उसने कहा कि वो उसका हार्वर्ड में एडमिशन हुआ है और उसके पिताजी खेतीबाड़ी करते हैं। उन्होंने उसको जाने से मना कर दिया है कि इतना खर्चा नहीं पुगेगा और विदेश में बेटी नहीं भेजूंगा। तो किसी तरह से वो बातचीत करी और वो बेटी गई। अब वो बेटी ग्रेजुएट होकर के वहीं रिसर्च एसोसिएट लगी। एक बेटा संयोग से रोहतक में मुझे मिले, वो भी हार्वर्ड से PhD पूरी कर ली उसने। सब्जेक्ट उसका बायोमेडिकल फिजिक्स है और वो स्टैनफोर्ड के अंदर जो है फर्दर रिसर्च के लिए वो बेटा वहाँ रोहतक से वो वहाँ गया है। हम IAS की बात कर लेते हैं, हम UPSC की बात कर लेते हैं, हम राजनीतिक सफलता की बात कर लेते हैं, कुछ वकालत सफलता की कुछ बात कर लेते होंगे, फौज में और खेलों में हम बात कर लेते होंगे, लेकिन हमको जो असली जो चीज़ें हैं अभी भी हम उनसे अनछुए हैं। ये नेतृत्व जो है समाज को नई दिशा दे। कितने बच्चों को चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ प्रेरणा दी जाए, कंपनी सेक्रेटरी की तरफ प्रेरणा दी जाए, उनको इंजीनियर उनकी तरफ दी जाए, जैसे मैंने निवेदन किया कि नई पीढ़ी को उस दिशा में हम लेकर के जाए, उनको लगाएं। अनेकों बच्चे हैं, लेकिन हम कोई खुशी होती है, कोई भी अचीवमेंट होती है, खेल की हो कोई और हो, गांव में उसका मान सम्मान करते हैं। लेकिन कभी ये बच्चा जो बहुत बढ़िया डिग्री लेके कोई एम्स से पढ़ाई करके आ गया हो, कोई जो है IIT से पढ़कर आ गया हो, कोई बच्चा IISER से पढ़कर आ गया हो, कोई ISB से कोई पढ़कर आ गया हो, IIM से पढ़कर आ गया हो, विदेश से पढ़कर आ गया हो, वो गांव में चुपचाप आ जाता है, चुपचाप वापस गांव से चला जाता है। हम उसको जो उसका सम्मान करने की उसको जरूरत नहीं है, हमने और बच्चों को प्रेरणा देनी है। तो इतना निवेदन करता हुआ ये संस्थान, मैं सर जो भी आप हमारे लायक कभी ड्यूटी लगाओगे इस तरह के कोई कार्यक्रम की कुछ भी, हमेशा आपके साथ हैं। और मेरा आज का उद्देश्य यही था, पूरे समाज के नेतृत्व से मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं आप सब बहुत अनुभवी लोग हैं, बहुत कुछ जानते हैं, पर मुझे कहीं ना कहीं मन में ये था कि मैं अपनी कर्तव्य बोध मुझे था कि भाई अपनी बात कहनी जरूर चाहिए। एक दूसरे को कहेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। हमें एक दूसरे को, आपके मन में भी बहुत सारी बातें होंगी, तो मैं निवेदन करूंगा आप भी कोई सुझाव मुझे दें और इस मुहिम में शामिल होकर के, अभी तो कई जिले बाकी हैं और एक बार चक्कर मार के छोड़ने वाला नहीं हो, रहती जिंदगी इसी काम में लग करके सर्व समाज के हित में काम करने वाला हो। आप सबका सहयोग चाहिए। आप सबने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, बहुत देर तक आपने इस कार्यक्रम में अपनी भूमिका अदा की। आपने बहुत स्वागत, सम्मान, अभिनंदन किया। हृदय की गहराइयों से आपका कर्जा अपने दिल में लेकर के आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।